मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। 2 दिन गैप आ गया बीच में, पीछे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही? क्यों नहीं आएगी? आ रही है आराम से। बाकियों को आ रही है भाई? आवाज़ आ रही है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब देखो, आवाज़ आ रही है क्या? सर आ रही है? सर यस सर। यस सर। हाँ जी। पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक देख, कॉपी में देखो कहाँ तक हो गया था। लेजर हो गई थी। आपसे आगे कहा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L बैलेंस शीट में जो रिलेटेड आइटम है उनका प्रेजेंटेशन देना था। केवल आइटम डिस्क्लोज करने होते हैं कौन सा आइटम किधर आएगा। तो P&L में एक आइटम खाली सैलरी तो था शायद, और उसकी सारी एडलेस की वर्किंग हम इसलिए नहीं बनाएंगे कि हम उसका अकाउंट बना चुके। और बैलेंस शीट में 2 आइटम आएंगे दोनों साइड में। एक तो लायबिलिटी में आएगा आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी, और असेट साइड में प्रीपेड सैलरी। अब आपने P&L बैलेंस शीट को डिस्प्ले किया है कि देखो कॉपी में, नहीं किया होगा आगे। चलो लिखो सॉल्यूशन नंबर 4। लिखे सॉल्यूशन 4। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended March 22। और कोई बहुत बड़ा P&L अकाउंट नहीं बनाना है, हमें खाली सैलरी को डिस्प्ले करना है बस। 2 लाइन, ओनली 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन। अभी हम एडलेस या नहीं बनाएंगे, बल्कि सॉल्यूशन 1 का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है। अब केवल P&L अकाउंट में मात्र 2 लाइन। जब डिस्प्ले देने की बात होती है तो जो आइटम है लिख के और बस, टोटल भी नहीं लगाते हैं। इट्स ओनली 2 लाइन्स। और यहां लिख दें टू सैलरी, और ब्रैकेट में लिख दें सॉल्यूशन नंबर 1। ये रेफरेंस दे सकते हो आप। और या सॉल्यूशन नंबर 3 जो हमने किया था लेजर, वो भी दे सकते हो। बट सॉल्यूशन नंबर 1 में आपने एक सीट बनाई थी, और उसमें देखिए सैलरी का अमाउंट चाहे 245 आई थी, तो यहाँ लिख दें 245 बस, और कुछ नहीं देना आपको। ये आपका P&L में डिस्प्ले है। और ऐसे केस में आपको टोटल भी लगानी नहीं है, क्योंकि हम पूरा P&L नहीं बना रहे हैं। खाली इसे लिख के ब्लैंक छोड़ दें बस। हम कंप्लीट P&L नहीं बना रहे, ये डिस्प्ले कहलाता है। अब सॉल्यूशन नंबर 2, इसी में सॉरी 4th में ही बैलेंस शीट का डिस्प्ले देना है आपको। ठीक है, बनाइए बैलेंस शीट। और अभी तो हॉरिजॉन्टल। बैलेंस शीट एज ऑन बातें अपने आप बंद कर दें, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
और बैलेंस शीट में भी ओनली 2-3 लाइंस लायबिलिटीज। एंड अमाउंट। और बैलेंस शीट में भी आपको खाली डिस्प्ले देना है, बस डिस्क्लोजर बोलते हैं उसे, कोई टोटल नहीं लगानी। अब यदि हम बैलेंस शीट, अभी तो हॉरिजॉन्टल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं। कंपनी होती है तो उसका वर्टिकल फॉर्मेट, और वो भी प्रेस्क्राइब्ड लॉ में, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129, वो आप कंपनी अकाउंट्स में पढ़ोगे। यहाँ एफए में आपके सारे क्वेश्चंस या तो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी फॉर्म या एनपीओ, कंपनी का एक भी चैप्टर कोर्स में नहीं है एफए में। अभी आप लायबिलिटीज साइड में करंट लायबिलिटीज, ये ग्रुप का नाम है, लिखिए करंट लायबिलिटीज और अंडरलाइन करके, और इसमें लिख दें आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखना इस साल की बकाया सैलरी शायद 30,000 थी, लिख दीजिए 30,000। इधर करंट असेट्स, असेट साइड में करंट असेट्स और अंडरलाइन करके प्रीपेड सैलरी। रुपीज 15,000। बस अब आपको कोई टोटल वोटल नहीं लगानी है। जब हमें डिस्क्लोजर देना होता है तो बस उसका मीनिंग ये होता है कि कौन सा आइटम किस साइड में, किस ग्रुप में आएगा। करंट लायबिलिटी में बकाया सैलरी, करंट असेट में प्रीपेड सैलरी, ये डिस्क्लोजर कहलाता है। और ये था आपका एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, दोनों कवर हो चुके हैं। अब अपने टॉपिक में जाके देखो जरा। पहला टॉपिक हमने लिया था शायद अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में, है ना, और सिंगल एंट्री डबल एंट्री हो गया था। सेकंड टॉपिक लिया था मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की मेथड वैसे अवेलेबल तो 3 है। पहला एक्यूरल, सेकंड कैश, और तीसरा हाइब्रिड। अभी इंडिया में गवर्नमेंट नहीं चलाने देती, लेकिन यदि कोई इनकम टैक्स में असेसिबल नहीं है, किसी बंदे का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा छोटा से व्यापारी है, तो वो चाहे तो हाइब्रिड यूज कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न, सरकार कहती है साहब हम आपको हाइब्रिड अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट सीबीडीटी ऑर्डर इशू कर चुकी थी बहुत पहले 89 में। इसलिए आज इंडिया में हाइब्रिड सिस्टम चलता ही नहीं। दुनिया की कुछ कंट्रीज में हाइब्रिड सिस्टम भी चलता है। हाइब्रिड होता है मिक्स्ड सिस्टम, इनकम्स एक्यूरल बेसिस पे, एक्सपेंस कैश बेसिस पे, और या इसका उल्टा, और या कुछ इनकम एक्यूरल बेसिस पे, कुछ इनकम कैश बेसिस, कुछ एक्सपेंस एक्यूरल पे, कुछ कैश पे। इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, मिक्स सिस्टम। बट अभी आप जब पढ़ोगे आगे तो आपके एक्यूरल और कैश सिस्टम ही आएगा बुक्स में। अभी आपके कोर्स में हाइब्रिड सिस्टम है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मानती नहीं है। फिर हमने तीसरा टॉपिक लिया था शायद एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, और चौथा टॉपिक लिया था एडजस्टमेंट ऑफ। अब आज पांचवा टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। बीच बीच में एग्जाम्पल होते रहेंगे। टॉपिक नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ accrued incomes। लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ accrued इनकम्स, ठीक है। अब accrued इनकम की आपको नॉलेज तो शायद सबको है कि accrued इनकम होती क्या है। accrued इनकम है क्या? कोई भी इनकम जो आपने कमा तो ली, अर्न तो कर ली, बट एंड यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, आपको उसको पाने का हक मिल चुका।
सामने वाला दे नहीं रहा, उसके लिए आउटर सीनिंग एक्सपेंस है, लेकिन आपकी वो एक्रूड इनकम है। किसी के लिए आउटर सीनिंग एक्सपेंस होता तो दूसरे वाले के लिए एक्रूड इनकम हो, और ऐसे इनकम की भी अकाउंटिंग कहते हैं एंट्री होती है, क्योंकि आप एक्यूरल बेसिस पे होते हो। इसलिए आज केस सिस्टम की बात करो तो केस सिस्टम में तो एंट्री नहीं होती एक्रूड। केस सिस्टम तो ना एक्रूड जानता है, ना प्रिपेड, ना आउटर स्टैंडिंग और ना अनर्ड। केस सिस्टम में तो शब्द ही नहीं होते, वो तो खाली एक ही थ्योरी जानता है, जो आ गया वो आ गया, जो गया वो गया। रिसीट और पेमेंट को देखता है, वो एक्रूड इनकम एक्रूड एक्सपेंस जानता ही नहीं क्या होता है। अब एक्रूड इनकम का पहले तो हम लिख रहे हैं मीनिंग और फिर इसकी जनरल एंट्रीज। तो लिखिए एनी इनकम which has been earned, any income which has been earned, EARNED, कोई भी इनकम जो कमाई जा चुकी है बट नॉट येट रिसीव्ड। एनी इनकम विच हैज बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, कॉमा, इज नॉन एज KNOWN, is known as accrued income, is known as accrued income, फुल स्टॉप। अब इसकी जनरल एंट्रीज देखिए। जनरल एंट्रीज वही जैसे पहले चार चार एंट्री कर रहे थे हम कि एंड ऑफ द ईयर इनकम रिसीव की क्या एंट्री होती है, अक्रूड की क्या एंट्री होती है, अगले साल रिवर्स की क्या एंट्री होती है, और P&L में जो जाती है चार एंट्री हर एक एडजस्टमेंट की होती है। तो जनरल एंट्रीज नंबर 1, पहली एंट्री, व्हेन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, व्हेन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, व्हेन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जब ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम रिसीव होती है, एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम का जो भी नाम होता है वो आ जाती है। एग्जांपल लेंगे तो हम इनकम का नाम यूज करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नरेशन लिख दें बीइंग इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और साल में जब जब इनकम मिलती है एंट्री यही पास होती है, जब जब मिलती है, कैश एंड बैंक डेबिट टू इनकम। हो गया। बीइंग इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री नंबर 2। नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, कॉमा, एडजस्टमेंट ऑफ अक्रूड इनकम, एट द एंड ऑफ ईयर, कॉमा, एडजस्टमेंट ऑफ अक्रूड इनकम। साल के अंत में अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट एंट्री। और अब सोचें तो एंट्री याद करने की, घोटने की जरूरत नहीं है, रटा नहीं करें, समझा करें। कोई इनकम आपने कमा ली लेकिन मिली नहीं, दैट इज योर असेट और लायबिलिटी। तो असेट है तो डेबिट होनी चाहिए, और इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, इनकम जब जब बुक होती है, रिकॉग्नाइज होती है, तो वो क्रेडिट होती है। क्या एंट्री बनेगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। लिखिए अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। Narration being adjustment made for accrued income, being adjustment made for accrued income। हो गया। एंट्री नंबर 3। अब पहले ये जो एंट्री आपने अभी अभी पास करी है, ठीक है, अगले साल की बिगिनिंग में इसकी रिवर्स एंट्री होती ही होती है। हर एडजस्टमेंट एंट्री की रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर होती है। एंट्री नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब इसकी रिवर्स एंट्री लिख दें, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। नरेशन लिख दें being accrued income brought forward and reversed, being accrued income brought forward and reversed। ये एंट्री अगले साल होगी 1 तारीख को।
being accrued income brought forward and reversed, REVERSED, accrued income पीछे से लाई गई और उसको रिवर्स किया गया। नंबर 4, at the end of current year, at the end of current year, इस साल के अंत में। अब कोई भी ईयर एंड पे इनकम यदि P&L में जाएगी तो क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? अरे इतनी सी बात पूछी है मैंने। साल भर की नेट इनकम P&L में जाएगी तो कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। और सोच लो एक बार। क्रेडिट साइड में। P&L के डेबिट में एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट में इनकम होती है। मैंने आपसे कहा था सारी अकाउंटेंसी कंजर्वेटिज्म बेस्ड है। अकाउंटिंग में जगह जगह हर स्टेप पे बिजनेसमैन को वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है। खर्चों को पहले कंसिडर करो, इनकम बाद में देखा करो। लायबिलिटी पहले कंसिडर किया करो, असेट बाद में देखा करो। इस ढंग से अकाउंटेंसी बनी है। कंजर्वेटिज्म, नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक अप्रोच, निराशावादी धारणा, आशावादी मत बनो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके मत चलो। इनकम को पहले गले लगा रहे हो, खर्चों की परवाह नहीं कर रहे हो। संपत्तियां आपको प्यारी लग रही है, लायबिलिटी की आपको परवाह नहीं है, गलत है ये। पहले लायबिलिटी के बारे में सोचा करो। असेट तो आपकी बाद में भी अर्न हो जाएगी, बाद में भी रख लोगे। लायबिलिटी को पहले सोचा करो, खर्चों के बारे में पहले सोचा करो। ये पेसिमिस्टिक अप्रोच, कंजर्वेटिज्म कहते हैं इसे, संकीर्ण विचारधारा, इस बेस पे अकाउंटेंसी बनी है। तो हम जितने भी अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंस, इन सब में डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट में इनकम होती है। और इसीलिए बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड को लायबिलिटी होती है, राइट हैंड को असेट लिखते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बनाया, तो अभी आपके इतना सा मैंने पूछा था, ईयर की नेट इनकम P&L में कौन सी साइड में जाएगी, क्या एंट्री बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट क्यों किया? आप जब क्रेडिट में लिखोगे तो डेबिट में आइटम आएगा तो P&L डेबिट होगा, क्या एंट्री बनेगी? लिखो, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन being net income credited to P&L account, being net income credited to P&L account। हो गया? अब ये जो नेट इनकम शब्द आपने अभी भी लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट नेट इनकम। नेट इनकम का मीनिंग क्या हुआ? आपने पीछे दो बार फॉर्मूले लिखे थे, आउटरेसिंग और प्रिपेयर्ड में फॉर्मूले लिखे थे कि नेट इनकम कैसे आती है। आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है, पढ़ो जरा। पहली एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री अभी जो करिए, आज जो करिए, कैश या बैंक डेबिट टू इनकम। तो इनकम क्रेडिट हो गई ना। कौन सी इनकम है ये? जो इस साल रिसीव हुई है। सेकेंड एंट्री क्या करी थी? 2 नंबर एंट्री, अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। तो इसमें भी तो इनकम क्रेडिट हुई है। लेकिन तीसरे नंबर की एंट्री क्या है? अब इसमें इनकम डेबिट हुई है। जो इनकम डेबिट होगी वो कम हो जाएगी और जो क्रेडिट होगी वो जुड़ेगी। अब आपके नेट इनकम का पता मतलब क्या हुआ? इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस अक्रूड इनकम एट द एंड ऑफ ईयर माइनस अक्रूड इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। पिछले साल के अक्रूड इनकम इस साल घटेगी क्योंकि इस साल वो रिसीव हुई है। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो लिखिए नेट इनकम फॉर द ईयर, equals to
इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर माइनस अक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल रिसीव हुई है वो, इस साल की है नहीं वो, प्लस अक्रूड इनकम एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इस साल की इनकम जो मिली नहीं है लेकिन एक्रू हो गई, अर्न हो गई, तो ऐड होगी। ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, कैश सिस्टम नहीं है। आपको अल्टीमेटली करंट ईयर की इनकम को रिटेन करना है। यदि पिछले साल की इनकम इस साल रिसीव हुई है तो उसको हटाना है। इस साल की इनकम यदि कमा ली लेकिन मिली नहीं तो उसको जोड़ना है। ये इनकम करंट ईयर की है, मिली चाहे नहीं होगी लेकिन ऐड होगी। ये इनकम लास्ट ईयर की है, इस साल इसमें मिली होगी तो हटेगी, और इसमें बाकी बची भी इनकम करंट ईयर की है। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, ये एक्रूड इनकम का नेट अमाउंट, इसलिए इनको रटना नहीं चाहिए। सर ऐड ये होती है, लेस ही होती है, रीजन समझना चाहिए कि हम यदि एक्रूअल बेसिस पे हैं तो करंट ईयर में कोई भी इनकम, इंटरेस्ट या कोई रेंट या कोई कमीशन, हमें जितना भी मिला होगा पुराने साल का बाकी था, इस साल मिला तो हटेगा, क्योंकि उसका रिलेशन इस साल से नहीं है। और इस साल की कोई इनकम आपने कमा जरूर ली बट मिली नहीं तो ऐड हो जाएगी। अब ये अगले साल मिलेगी तो घट जाएगी, जैसे ये माइनस हुई है। अब पिछले साल ये प्लस हुई होगी, जैसे इस साल ये हो रही है, अब अगले साल माइनस हो जाएगी। ये साइकिल चलता है हर साल, ये चक्कर घूमता है। चलिए नंबर 6, टॉपिक नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। टॉपिक नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो अभी तक कमाई तो नहीं है बट पहले रिसीव हो गई एडवांस। और अकाउंटेंसी कहती है जो इनकम आपने अभी तक कमाई नहीं उस पर आपका राइट नहीं है, फिर भी किसी ने यदि आपको दे दी तो आपके पास में पराई अमानत है वो। यस, इसको लायबिलिटी मान के चलो। कल को यदि सामने वाले से आपका डिस्कनेक्शन हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया और अगले ने मना कर दिया, सर सॉरी मेरे को नहीं कराना आपसे काम, मेरे पैसे वापस दे दो, यू हैव टू रिफंड बैक। यदि आप एक प्रोफेशनल है और आपने किसी को कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए टाई अप किया और अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस बीच उसने आपको एडवांस में लाख रुपए दे दिए कि सर जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, आप पहले ले लो, और बाद में यदि बात बिगड़ गई और अगले ने कह दिया नहीं सर मुझे आपसे काम नहीं कराना, मेरे पैसे वापस दो, यू हैव टू रिफंड, इसलिए लायबिलिटी है ही। जब तक कोई इनकम कमा नहीं ली जाती है आपका उस पर अधिकार नहीं है। फिर भी अगले ने दे दी तो वो आपकी अमानत नहीं है, किसी और की अमानत है, लौटानी पड़ सकती है। इस बात का प्रोविजन लेके चलना पड़ता है, संभावना लेके चलनी पड़ती है। इसलिए अकाउंटेंसी कहती है उसको इनकम में कंसिडर मत करो, उसको लायबिलिटी मान के चलो। हाँ, जिस दिन आप उसका काम कर दोगे और अब ये कि साहब आपने जो एडवांस है वो एडजस्ट हो जाएगा, तब उसको इनकम में कन्वर्ट करेंगे, उसको उस समय इनकम माना जाएगा। इसलिए हमारी अनअर्न्ड इनकम किसी का प्रीपेड एक्सपेंस है। सोचो तो यदि हमें किसी से अनअर्न्ड इनकम एडवांस में मिल गई तो क्या सामने वाले का प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है? वो अपनी बुक्स में उसको असेट दिखाएगा, हम अपनी बुक्स में उसको लायबिलिटी दिखाएंगे। और यदि हमारे लिए कोई एक्रूड इनकम है जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो हमारे लिए वो एक्रूड इनकम असेट है, तो सामने वाले के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है। हर ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, दो पार्टीज होती है। एक कहता है ये हमारा खर्चा तो दूसरा कहेगा मेरी इनकम, एक कहेगा मेरी वो असेट तो दूसरा कहेगा मेरी लायबिलिटी, एक कहेगा मेरी लायबिलिटी तो दूसरा कहेगा मेरी असेट। वाजिब सी बात, हम संडी डेटर को उधार माल बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? डेटर्स को उधार माल बेचा गया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम अपनी बुक्स में डेटर्स को असेट में डेबिट करते हैं। सामने वाले ने क्या एंट्री करी होगी? उधार माल खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, वो अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखाएगा, हमने अपनी बुक्स में उसको असेट दिखाया है। हमने अपनी बुक्स में सेल्स को इनकम के तौर पे क्रेडिट किया है, सामने वाला उसको एक्सपेंस के तौर पे परचेज में डेबिट करेगा। वाजिब सी बात है, किसी का खर्चा तो दूसरे की इनकम, किसी की लायबिलिटी तो दूसरे की असेट। दोनों पक्षों को कंसिडर करके चलो तो जल्दी समझ में आता है, वन साइडेड होने की बजाय। अब पहले अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग लिखिए। अनअर्न्ड इनकम होती क्या है? देखिए ये बेसिक्स चल रहे हैं, बहुत काम आएंगे आपके। आपकी अकाउंटिंग का लेवल ही चेंज हो जाएगा 15 दिन बाद, वरना अभी मैं सीधा चैप्टर शुरू कर दूं तो बाउंसर पढ़ते हैं फिर, क्योंकि
बेसिक अकाउंटिंग बहुत अच्छे से नहीं कराते लोग। अभी तो हम खाली ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल चेंज करेंगे, गियर बदलेगा गाड़ी का, फिर देखना बोला साहब ये तो हमें बताया ही नहीं कभी, हमें तो रटवाया था क्लासों में, और वो भी क्लासें अटेंड करी होंगी तब नहीं, क्योंकि 2 साल से जो माहौल हो गया था दुनिया का, सबसे बड़ा नुकसान यदि पहुंचा है तो या तो बिजनेसमैन को और या स्टूडेंट को। जो लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उस लेवल का सत्यानाश हो गया था इस कोविड में, और ये हम लोग को इसलिए पता लगता है कि बच्चे कंफर्ट फील नहीं करते पढ़ते समय, बड़े कन्फ्यूजन से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो वो लेवल हमें सुधारना है, और इसके लिए चाहिए हमें टाइम लगे, इन्वेस्टमेंट है वो, ताकि आगे आपकी तकलीफ नहीं बने, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे और आगे अलग लेवल की अकाउंटिंग आएगी। आप फाइनल में जाओगे, CFR का सिलेबस ही अलग टाइप का, इंडियस बेस्ड है पूरा, इसलिए वहाँ जाने के लिए पहले आपको यहाँ प्रिपेयर होकर जाना है, अच्छे से AS पढ़ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से आपको ये अपने सारे चैप्टर करने, नॉट ओनली FA, एवरी सब्जेक्ट आपकी एडवांस्ड अकाउंटिंग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अकाउंट्स के मास्टर हो जानी चाहिए कि सर कंपनी अकाउंट्स में हमें डर नहीं लगता, सब चीज़ कवर्ड है, नॉट ओनली इशू ऑफ शेयर, सर रिडम्पशन भी आता है, बाईबैक भी आता है, ESOP भी आता है, और बाकी आप बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, आप जो चाहो जहाँ से पूछ लो सब आता है मुझे। ऐसी लेवल चाहिए तब जाके फाइनल में जा पाओगे, वहाँ CFR में बाउंसर पढ़ेंगे नहीं तो। चलिए लिखिए अब अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग लिखिए, एनी इनकम which is not yet earned, any income which is not yet earned, EARNED, कोई इनकम जो अभी तक कमाई नहीं है, बट रिसीव्ड, एनी इनकम विच इज नॉट येट अर्नड, YET, येट, अभी तक, नॉट येट अर्नड, EARNED, बट रिसीव्ड इन एडवांस, कॉमा, is known as unearned income, is known as unearned income. Any income which is not yet earned but received in advance is known as unearned income. कोई भी इनकम जो अभी तक कमाई नहीं है लेकिन आपको एडवांस में मिल गई है पहले से, वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम का शुद्ध हिंदी में ऐसी इनकम जो अनअर्न्ड मतलब अनार्जित, अर्जन करना होता है, आय कमाना, उसको अर्जन बोलते हैं लोग, अर्जित करना, अक्रू करना, अर्न करना इज अर्जित करना शुद्ध हिंदी में, और ये होती है अनार्जित आय, वो ऐसी इनकम जो आपने अभी कमाई नहीं है, अनअर्न्ड इनकम। अब इसकी जनरल एंट्रीज लिखी, जनरल एंट्रीज, पहली एंट्री तो वही होगी जो अभी पीछे लिखी थी, लिखिए इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बोलो बुक चाबियां, हाँ जी, पहली एंट्री तो वही लिखिए, इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर की, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, नरेशन वही लिख दें, बीइंग इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वही नरेशन है सेम, एंट्री दोबारा बोलनी, क्या हुआ फिर, परेशान क्यों हो रहे हो, है कुछ प्रॉब्लम है, बोलो तो, चक्कर आ रहे हैं, पानी वानी पी लो थोड़ा और पंखे के नीचे बैठो, बीबी लो हो रहा है। हाँ जी, नरेशन बीइंग इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब सेकंड नंबर एंट्री, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर कॉमा कॉमा एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम, एट द एंड ऑफ ईयर कॉमा एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट, समायोजन, एडजस्टेड इनकम को एडजस्ट करना, आपकी अनअर्न्ड इनकम का सेटलमेंट करना। सोचो अब आपने ये इनकम एंट्री करी कैश और बैंक टू इनकम, मान लो 1 लाख रुपए टोटल साल भर में इनकम आई 1 लाख रुपए, इसमें 20,000 अगले साल के जो इस साल के नहीं है, कमाई नहीं है आपने और आपको पहले से आ गई वो, तो अब यदि इनकम को घटाना है और लायबिलिटी क्रिएट करनी है, ऐसे एंट्री बनाया करो। ये एंट्रियां वो नियमों से नहीं बनती है
पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को, वो धरे रह जाते हैं साइड में। एडजस्टमेंट एंट्री में पर्सनल, रियल, नॉमिनल के नियम मत लगाया करो। एंट्री में ये सोचो कि हमने इनकम रिसीव करी तो एंट्री करी कैश और बैंक डेबिट टू इनकम, ये रूल्स बेस्ड है। कैश और बैंक आया है डेबिट करो, इनकम है क्रेडिट करो, ये नियम पे है। अब एडजस्टमेंट एंट्री नियम के हिसाब से नहीं, दूसरे ढंग से सोचो। हमें 1 लाख की इनकम मिली इस साल, इसमें 20,000 अगले साल की पहले आ गई एडवांस में, 80 आनी चाहिए थे, 1 लाख आ गए। अब हमें 20,000 की इनकम को कम करना है तो, और लायबिलिटी में बदलना है, तो इनकम को तो कर देंगे डेबिट और लायबिलिटी कर देंगे क्रेडिट। तो इससे एंट्री बन गई इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम अनअर्न्ड इनकम। लिखो एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, UNEARNED, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, वैसे जल्दबाजी में अनअर्न्ड बोल देते हैं हम लोग। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री का नरेशन यूं लिखा जाता है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का समायोजन किया गया। एडजस्टमेंट को शुद्ध हिंदी में समायोजन बोलते हैं। हो गया। अब ये जो एंट्री आपने की है ये बात तय है, इसकी 1 दिन की लाइफ होती है बिल्कुल। यदि 31 मार्च को होगी तो 1 अप्रैल को रिवर्स, यदि 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 1 जनवरी को रिवर्स, इसकी रिवर्स एंट्री तो होगी। तो नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की शुरुआत में पहले ही दिन एंट्री का वापस रिवर्सल कर दो, उल्टी एंट्री पास कर दो। लिखिए अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। हो गया। नरेशन लिख दें, बीइंग अनअर्न्ड इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड, कोई भी एंट्री पीछे से लाके रिवर्स करते हैं तो बीइंग अनअर्न्ड इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड, BROUGST FORWARD, बीइंग अनअर्न्ड इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड, REVERSED, अनअर्न्ड इनकम पीछे से लाई गई और रिवर्स करी गई। और इस एंट्री को पास करने का इंपैक्ट सोचो जरा, इंपैक्ट क्या हुआ, सोचा करो, दिमाग लगाया करो। चलो 2 नंबर की एंट्री का इंपैक्ट बताओ क्या हुआ, जो हमने डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इनकम कम हो गई और लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, यही हुआ था ना। हमने इनकम को लायबिलिटी में बदल दिया। अब क्या किया, अब लायबिलिटी को इनकम में बदल दिया, कारण उसका रिलेशन अगले साल से है। तो जिस ईयर से इनकम का रिलेशन नहीं होता उस ईयर में इनकम को डेबिट करो और लायबिलिटी में कन्वर्ट करो। जिस ईयर में उसका रिलेशन है उस साल इनकम में कन्वर्ट करो, लायबिलिटी खत्म कर दो। तो अभी आपने एंट्री करी है, इससे लायबिलिटी खत्म हो गई और वो इनकम में कन्वर्ट होगी। एंड नंबर 4, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, साल के अंत में। अब यदि इनकम को P&L में भेजोगे तो एंट्री तो वही होनी जो पहले हुई थी, अभी वो जाएगी तो P&L के क्रेडिट में ही ना। तो क्या एंट्री बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, अनअर्न्ड नहीं, गलती मत कर देना। अनअर्न्ड इनकम P&L में क्यों जाएगी, तो बैलेंस शीट में आएगी। इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पिछली बार जो चौथे नंबर की एंट्री वही तो होगी। नरेशन लिख दें, बीइंग नेट इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, बीइंग नेट इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, नेट इनकम को P&L में क्रेडिट किया गया। अब जैसे ये फॉर्मूला बनाया था आपने अभी, ये था अक्रूड के केस में। अब अनअर्न्ड के केस में नेट इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो रिसीव है वो तो होगी, लेकिन इसमें अगले साल की इनकम भी तो मिल गई, वो हटेगी। और ऐसे पिछले साल इस साल की इनकम भी तो मिल गई होगी, वो ऐड होगी। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, इस इनकम में से कौन सी घटाई थी,
लास्ट ईयर अक्रू तो हो गई, रिसीव नहीं हुई थी, और इस साल वो रिसीव हुई होगी, लेकिन उसका रिलेशन इस साल से इसलिए हटा दिया। इनकम अक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो तो पूरा नहीं लिखा मैंने, वरना इनकम अक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिसीव्ड इन करंट ईयर शुड बी डिडक्टेड। और ये वो इनकम थी जो इस साल आपने कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई, इसलिए ऐड हो गई। अब अगले साल ये लेस हो जाएगी वापस। अब ऐसे अनअर्ड इनकम के बारे में सोचो, कौन सी ऐड होनी चाहिए, कौन सी लेस होनी चाहिए। जो इनकम आपने लास्ट ईयर रिसीव कर ली, हालांकि वो लास्ट ईयर की थी नहीं, तो उसको तो आगे लाके ऐड करोगे, और जो इनकम इस साल एडवांस में मिल गई वो हटेगी, माइनस होगी। चलो लिखो नेट इनकम का फॉर्मूला। लिखिए नेट इनकम फॉर द ईयर, इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर करो तो करंट ईयर कर दो, इनकम रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लस अनअर्न्ड इनकम ऑफ लास्ट ईयर। वो इनकम जो पिछले साल हमें मिल गई थी बट वो थी इस साल की, इस साल ऐड होगी, और जो इनकम हमें इस साल मिल गई लेकिन है नहीं इस साल की, माइनस अनअर्न्ड इनकम एट द एंड ऑफ ईयर। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लस अनअर्न्ड इनकम ऑफ लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर के लिए अनअर्न्ड थी, लेकिन इस साल के लिए तो इनकम होगी ना, और ये इनकम इस साल के एंड में अनअर्न्ड है तो अगले साल की है, ठीक है। ये नेट फॉर्मूला। अब आज वाले दोनों एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल नंबर 2। अब इससे आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे पिछली बार हमने एक ही एग्जाम्पल में 2 आइटम कवर कर लिए, आउटस्टैंडिंग भी और प्रीपेड भी। आज इनकम दोनों कवर कर रहे हैं एक साथ। Example number 2, you are given the following details. You are given the following details. Example number 2, you are given the following details. डैश कर दो या 1 मिनट पूरा लिख दो। You are given the following details for the year 2021-22, 2021-22। You are given the following details for the year 2021-22। अब आपका करंट ईयर, आपका रेलेवेंट ईयर, संबंधित ईयर 21-22 है, डैश कर दें। अब लिखो 1 by 1। पहला पॉइंट इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग 21-22। अब इनकम का नाम कर लेते हैं, चलो इंटरेस्ट कर लो आप, इंटरेस्ट रिसीव कर दो, उसको इंटरेस्ट लिख दो। इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21-22 इक्वल्स टू रुपीज 1,50,000, 1,50,000। करंट ईयर में 1.5 लाख का ब्याज मिला, हमारी इनकम का नाम इंटरेस्ट है यहाँ पे। चलिए नंबर सेकंड पॉइंट अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2, अक्रूड इंटरेस्ट on 31st March 21। Accrued interest on 31st March 21 equals to rupees 10,000, 10,000। अब पहले बताओ ये क्या था, ये 10,000 हमारा करंट ईयर कौन सा है अभी, तो पिछला साल कौन सा था, 20-21 के आखिरी दिन 31 मार्च को 10,000 का इंटरेस्ट अक्रूड रह गया था। मतलब कमा तो लिया था, मिला नहीं था, तो ये 10,000 देखा जाए तो इनकम कौन से साल की थी, पिछले साल की थी, इस साल की नहीं थी।
अक्रूड है ये, अनअर्ड नहीं लिया मैंने। ये लास्ट ईयर में कमाया तो जा चुका था 10,000, लेकिन मिला नहीं था, तो इस बार मिला होगा। तो इस साल जो 1.5 लाख मिला उसमें शामिल है ये, लेकिन इसका रिलेशन इस साल से नहीं है, ये हटेगा, लास्ट ईयर से रिलेशन था। पॉइंट नंबर 3, अनअर्ड इंटरेस्ट, अनअर्ड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 का अनअर्ड इंटरेस्ट जो वहां कमाया नहीं था लेकिन मिल गया था लास्ट ईयर, दैट वाज ₹6,000, 6,000। अब सोचो तो ये 6,000 क्या था इस साल का, लेकिन मिल गया लास्ट ईयर, तो ये इनकम लास्ट ईयर की नहीं थी और मिली इस साल नहीं है। वो जो 150 है उसमें नहीं मिले 6,000, ऐड करेंगे क्योंकि इसका रिलेशन इस साल से है। नंबर 4, अक्रूड इंटरेस्ट। नंबर 4, चौथा पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 22, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 22, ₹8,000, 8,000, 8,000। अभी 8,000 क्या है, ये कमाया इस साल है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, और ये 150 में रिसीव नहीं हुआ है, ऐड होगा। लास्ट नंबर 5, अनअर्ड इंटरेस्ट, अनअर्ड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 22, अनअर्ड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 22 इक्वल्स टू ₹4,000, 4,000, क्योंकि इस साल मिल गया ये, बिल्कुल 1.5 लाख में शामिल है ये, इस साल का है नहीं लेकिन है अगले साल का 22-23 का, मिल गया इस साल, इसलिए यहां से हटेगा ये। अब नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू, वो चारों डायरेक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू डैश कर दें। अब आपको 4 डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, क्या क्या करना है। नंबर 1, कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट इनकम, कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट इनकम टू बी क्रेडिटेड टू, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चले जाओ। Calculate net interest income to be credited to P&L account, to be credited to P&L account for the year 21-22, for the year। सर एक बार रिपीट कर देना सर। दोबारा बोलना है। यस सर। लिखो कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट इनकम टू बी क्रेडिटेड टू, कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट इनकम टू बी क्रेडिटेड टू P&L account फॉर द ईयर 21-22, 2021-22 की नेट इंटरेस्ट इनकम बतानी है आपको, ठीक है। चलिए नंबर 2, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्रियां पास करनी है। नंबर 3, prepare necessary ledger accounts, prepare necessary ledger accounts, prepare necessary ledger accounts। Number 4, disclose, DISCLOSE, disclose बोलते हैं दर्शाना, दिखाना, disclose the relevant items, disclose the relevant, RELEVANT, relevant होता है संबंधित, disclose the relevant items in financial statements, disclose the relevant items in financial statements, financial statement बोले तो फाइनल अकाउंट्स, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, उनमें relevant item दिखाने हैं। जैसे आज हमने सबसे पहले वही काम किया था, अब आपको 4 सॉल्यूशन करने हैं। पहले तो एक सीट बनानी है, वर्टिकल सीट स्टेटमेंट, जिसमें P&L में जाने वाली इनकम बड़े आसानी से आ जाएगी। लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1,
ये हेडिंग लगा दो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 21-22, 2021-22 की नेट इंटरेस्ट इनकम का स्टेटमेंट। और अब पर्टिकुलर अमाउंट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट का। हो गया? अब स्टार्ट करो। सबसे पहले करंट ईयर में इंटरेस्ट इनकम रिसीव कितनी हुई थी, और अब आपको इतना सा हिसाब लगाना है कि इस 1.5 लाख में इस साल की जो इनकम है वो रह जानी चाहिए, अदरवाइज हट जानी चाहिए। और इस साल की इनकम जो 1.5 लाख में नहीं है लेकिन है इस साल के, उसमें ऐड हो जानी चाहिए। एक्यूरल बेसिस का इतना सा तो हिसाब है। जो करंट ईयर की इंटरेस्ट इनकम है उसको फोकस करो, उसको रखो, आगे पीछे की उड़ा दो। और जो करंट ईयर की नहीं मिली तो भी उसको ले लो। तो हमें यह ध्यान होना चाहिए इस 1.5 लाख में कौन सी अमाउंट इंक्लूड है और कौन सी नहीं है, और उसमें कौन सी करंट ईयर की है और कौन सी आगे पीछे की है। तो लिखिए इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग एक 50 हो गया। अब इसमें सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर सेकंड में देखो कौन सा इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट कौन सी तारीख को, वो लास्ट ईयर था। अब पिछले साल का अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब वो इनकम कौन से ईयर की थी, लेकिन लास्ट ईयर तक मिली नहीं थी, इस साल मिली। हम ये मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन चुप होता है कि पुराने साल की इनकम इस साल पहले मिल जाती है, इसमें है वो, इसमें इंक्लूड है वो, उसको हटाना पड़ेगा। लेस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। और किसी को यदि एग्जैक्टली इसको पूरा डिटेल में लिखना है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ कि सर मुझे पूरा समझा के लिखो, तो लेस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर कॉमा रिसीव्ड इन करंट ईयर। यदि पूरा लिखना चाहते हो, लेस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर कॉमा रिसीव्ड इन करंट ईयर, इस साल मिला और इस साल इसमें शामिल है वो, लेकिन उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, हटाना पड़ेगा। कितना, 10,000। और ये माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं, आपने यहां लेस लिख दिया तो वहां ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अब 3 नंबर आइटम देखो क्या था, पिछले साल की अनअर्न्ड इनकम, कमाई नहीं थी लास्ट ईयर लेकिन उसकी अमाउंट लास्ट ईयर रिसीव हो गई, उसका रिलेशन, लेकिन वो इसमें नहीं है 1.5 लाख में। दो बार थोड़ी मिलेगी, मिलेगी तो एक ही बार ना। तो इस साल की कोई इनकम लास्ट ईयर में एडवांस में मिल गई थी लेकिन उसका संबंध लास्ट ईयर से, तो वहां से उसको हटाया होगा, इस साल ऐड होगा, क्योंकि इस साल वो 1.5 लाख में शामिल नहीं है। ऐड अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। कितना, एक बार फिर सोच लो, ये 6,000 क्या था, क्या ये 6,000 इनकम इस साल की थी लेकिन रिसीव पहले ही हो गई थी लास्ट ईयर, तो हमने वहां से लास्ट ईयर जब ऐसा सीट बनाया होगा तो इसको हटाया होगा,
इस साल ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस साल ये दोबारा थोड़ी मिलेगी 150। और अब एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट अक्रूड है, चौथा पॉइंट देखो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 22। 2021-22 में आपने ब्याज कमा तो लिया, मिला नहीं था और 1.5 लाख में शामिल नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन इसी साल से है। और आप चाहे वो अगले साल मिलेगी, लेकिन इनकम तो इस साल की मानी जाएगी। तो आज इसको ऐड कर दो, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, इस साल का अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 8,000। और ये बात तय मान के चलो, आज आपने इसको ऐड किया है क्योंकि मिला नहीं है, अगले साल क्या होगा, क्योंकि ये पैसा मिलेगा कब, अब नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर की इनकम थोड़ी है, इनकम तो इस साल की है ना, इस साल आपने ऐड कर लिया। तो ऐसे सोचो, पिछली बार 10,000 का भी तो यही हुआ होगा। जब आपने पिछला साल क्लोज किया होगा तो 10,000 की इनकम पिछले साल कमाई तो जा चुकी थी, लेकिन मिली नहीं थी, तो वहां तो प्लस हुई होगी। और इस बार यह मिल गई तो हटा दी वापस। अब ये 10,000 1.5 लाख में शामिल है, हमने हटा दिए। और ये 8,000 इस साल कमाए, लेकिन 1.5 लाख में शामिल नहीं, हमने जोड़ दिए। और अब लास्ट 5वां पॉइंट क्या है, इस साल की अनअर्ड इनकम। और जो इनकम इस साल के लिए अनअर्ड है वो कौन से ईयर की है, फिर नेक्स्ट ईयर, लेकिन इस साल वो रिसीव्ड हो गई और वो 1.5 लाख में शामिल है। यूं बोलो, इस 1.5 लाख में 4,000 रुपये है ना, इस 1.5 लाख में 4,000 रुपये वो भी मिल गया जो इस साल कमाया ही नहीं था, और वो अगले साल का है। क्या करें, लेस अनअर्ड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। अब यदि हम नेट अमाउंट निकालें तो 1 लाख, पूरे 150 आ गए वापस, तो वहीं आगे घूम फिर के थोड़ा चेंज करेंगे। अरे यार सेम फिगर हो गया, कंफ्यूजन होगा फिर। नहीं, इस 4 को चेंज कर लेते हैं ना। एक काम करो, सुनो, इसको 4 को 9 कर लो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। क्वेश्चन में भी चेंज करना जाके, 4,000 को 9,000 कर लो तो अब 1,45 रह जाएगा। हाँ, क्या कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं फालतू। वो मैंने क्वेश्चन बनाते समय ध्यान नहीं दिया। और लास्ट वाला 5वां पॉइंट है ना, उसकी अमाउंट बदल लेना भाई। अब ये 1,45 क्या कहलाएगा, अब पता है, अभी अभी आज हमने जो 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक तो ये वाला लिखा था, ये इंटरेस्ट इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में से क्या हटाया था, अक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर। आप देखो 10,000 क्या था ही नहीं, और प्लस क्या किया, अक्रूड इनकम एट द एंड ऑफ करंट ईयर, वो 8,000 देखो क्या था, अक्रूड ही है ना। तो ये 2 तो ये आ गए, 10 और 8। और अब ये जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था, इसकी सॉरी सेकंड कहाँ गया, ये अनअर्ड ही है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें देख लो, ये अनअर्ड इनकम लास्ट ईयर की थी, तो आपके क्वेश्चन में देखो लास्ट ईयर की अनअर्ड इनकम शायद 6,000 थी ना, अब इस बार ऐड हुई है देखो। और इस साल की अनअर्ड इनकम अभी जो ठीक करी थी हमने 9,000, वो ये हट गई। ये 2 फॉर्मूले एक साथ आ गए, और ये तो कॉमन फिगर हो गया ना रिसीव्ड, तो दोनों फॉर्मूले को हमने सीट में कन्वर्ट कर दिया। अब लिखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम net interest income to be credited net interest income to be credited to P&L account, to be credited to P&L account of 2021
122 2021-22 के P&L में ये आपके नेट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी। ये सीट अब ये देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता दो। ये धीरे धीरे आगे पूरे कोर्स में काम आएगा। एंड नॉट ओनली अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, FM, एडवांस्ड अकाउंटिंग, इवन इनकम टैक्स में भी PGBP जब आप पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पढ़ लिया अभी? उसमें भी आपके केस सिस्टम और एक्रूरल सिस्टम दोनों आएंगे कि जो असेसी, जो करदाता एक्रूरल बेसिस पे बुक्स मेंटेन करते हैं, उनका P&L और उनका इनकम एक्सपेंस किस तरह से टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट होता है। जो असेसी कैश बेसिस पे बुक्स रखते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये लोग अपनी केस सिस्टम के इनकम के ITR कैसे फाइल करते हैं। इनकम टैक्स पे भी काम आएगा आपके बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में। कॉस्टिंग में भी काम आएगा आपके कुछ चैप्टर्स में जब जनरल एंट्रियां पास करोगे। इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स और प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो पढ़ भी लिया होगा शायद, नहीं पढ़ा, उसमें काम आएगा। ऑपरेटिंग तो अभी सर्विस कॉस्टिंग चल रही होती, वो तो अभी गाड़ियां घुमा रहे हो आप, ट्रकों बसों को घुमा रहे हो, ठीक है। ये सीट है ना। अब ये कुल मिला के आपका मैथमेटिकल कन्वर्जन। अब आइए सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अंडरलाइन लिख दिया। अब ये सामने सीट बनी पड़ी, देखो पहले सिक्वेंशियली सोचो, ये 10,000 क्या था? लास्ट ईयर की अनअर्न्ड इनकम। पिछले साल के एंड में 31 मार्च 21 को इसकी एंट्री क्या हुई होगी? सोच के जवाब देना, यूं रट्टेबाजी नहीं चलेगी। अक्रूड इनकम, कोई भी ईयर के एंड में अक्रूड इनकम इज योर असेट और लायबिलिटी, क्या एंट्री बनी होगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम। कोई भी जनरल एंट्री बोलते हो ना, तो उसको पहले तो उसके नाम आइटम से बोलो और फिर उसको 4 आइटम इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी में कन्वर्ट करके सोचा करो। आपने एंट्री करी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दूसरी भाषा में बोलो सर असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम। हमने एंड ऑफ द ईयर पिछले साल 10,000 का ब्याज कमाया लेकिन पाया नहीं था, रिसीव नहीं हुआ था, हमारी संपत्ति थी वो। हमने असेट को डेबिट किया, असेट को रिकॉग्नाइज किया, लगे हाथ हमने इनकम भी रिकॉग्नाइज करी थी। लेकिन इस साल इस एंट्री की रिवर्स होगी, क्योंकि ये इनकम लास्ट ईयर की थी, इस साल के नहीं है, और इस साल ये मिली होगी तो हटेगी तो डेबिट करोगे तभी तो हटेगी। अब इस साल इसकी रिवर्स एंट्री क्या करोगे? इनकम डेबिट टू असेट, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। लिखो 1 अप्रैल 21, तारीख लिखो 1 अप्रैल 21, करंट ईयर की शुरुआत का पहला दिन 1 अप्रैल 21, डेट के कॉलम में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 10,000 रुपये, 10,000। नरेशन being accrued interest brought forward, accrued interest brought forward and reversed। ये पिछले साल की इनकम है जो इस साल मिलेगी, और इस मिलने की उम्मीद में ही इसको साल के शुरू में डेबिट करके छोड़ दिया जाता है। और इनकम को जब आप डेबिट करके छोड़ोगे और जब वो मिलेगी तो अपने आप कम हो जाएगी। देखना अभी जनरल एंट्री में देखना कैंसिलेशन हो जाए। आप पिछले साल ही 6,000 के बारे में सोचो, ये 6,000 क्या था? पिछले साल के लिए अनअर्न्ड इनकम, आपकी लायबिलिटी थी। ये मिल गया लास्ट ईयर ये पैसा एडवांस में, लेकिन लास्ट ईयर की इनकम नहीं थी, इनकम इस साल की करंट ईयर की थी। तो पीछे से धक्का मार के इनकम को आगे लाए, पुश करके वहां से शिफ्ट करके लाए आगे। अब पिछले साल इनकम को तो किया होगा आपने कम और लायबिलिटी में किया होगा कन्वर्ट, क्या एंट्री बनी होगी? इनकम डेबिट टू लायबिलिटी।
यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। इस साल इसको रिवर्स करोगे आप, लिखो 1 अप्रैल 21, दोनों 1 अप्रैल को होगी, 1 अप्रैल 21। अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इससे आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई और वो इनकम में कन्वर्ट हो गई। अकाउंटेंसी में लायबिलिटी इनकम की शक्ल लेती है और असेट हमेशा खर्चे की शक्ल लेती है। असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर्स, लायबिलिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इनकम्स। आप कोई फिक्स असेट खरीदते हो तब क्या एंट्री करते हो? फिक्स असेट टू कैश या बैंक। तो अभी तो असेट है ना वो, अब इसको खर्चे में बदलोगे डेप्रिसिएशन के नाम से, क्या एंट्री करोगे? और जब जब ये डेप्रिसिएशन टू असेट एंट्री करोगे, असेट कम होती जाएगी और डेप्रिसिएशन का खर्चा डेबिट होता जाएगा और धीरे धीरे असेट खत्म हो जाएगी। डेफर्ड एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, सुने हो कभी डेफर्ड एक्सपेंस? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो खर्च तो हो जाता है एक बार और चार्ज होता है बार बार। फिक्स असेट खरीदना डेफर्ड एक्सपेंस का एग्जांपल है। जैसे कभी भारी विज्ञापन सुना है? भारी विज्ञापन, हेवी एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग। बहुत बड़ा विज्ञापन आपने एक साथ कर दिया अगले 5 साल के लिए, और अब 50 लाख रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, 10-10 लाख रुपए तोड़ तोड़ के पीएनएल में ले जाओगे। ये डेफर्ड आगे आएगा, सब कुछ आएगा, ये भी बहुत कुछ है। अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए नरेशन लिखिए, बीइंग अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ऐसे लिख दो, अनअर्न्ड इनकम लिख दो। बीइंग अनअर्न्ड इंटरेस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड। ओपनिंग दोनों एंट्री का नरेशन यही होता है, बीइंग अनअर्न्ड इंटरेस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड। अनअर्न्ड इंटरेस्ट पीछे से लाया गया और उसको रिवर्स किया गया। हो गया? आगे बढ़िए। अब सुनो, ये 2 एंट्री कौन सी तारीख को हुई और पिछले साल ये दोनों कब हुई होगी? लेकिन उल्टी हुई होगी ना, वहां तो होगी ना। अब इस साल ये 1.5 लाख रुपए क्या है? ये एक बार नहीं हुए थे, बार बार हुए थे। हमें साल का टोटल दिया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21-20, तो ये एक दिन के इवेंट नहीं है, पूरे साल भर में अलग अलग दिनों में अलग अलग पैसा आया। कभी 2000 का ब्याज आया, कभी 4000 का आया, कभी 500 आए, कभी 800 आए। साल भर की टोटल 1.5 लाख है। तो ड्यूरिंग द ईयर जब जब ब्याज आया होगा, पैसा आया होगा, तो आपने कैश और बैंक अकाउंट को तो डेबिट किया होगा और इनकम को क्रेडिट किया होगा। क्या एंट्री हुई होगी? कैश एंड बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट लिखो और तारीख के कॉलम में लिख दो ड्यूरिंग 21-22। डेट के कॉलम में लिख दो ड्यूरिंग 21-22, ड्यूरिंग 21-22। एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। Narration, being interest income received during the year, being interest income received during the year 21-22, being interest income received during the year 21-22. डन। अब इस 8000 के बारे में सोचो, क्या है ये? इस साल का अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब कमा तो लिया, मिला नहीं। ये 1.5 लाख में नहीं है वो, लेकिन है इस साल का। तो कोई भी इनकम जिस ईयर की है उसमें बुक करो उसको, और नहीं मिली हो तो असेट बुक कर दो। अब ये असेट है आपकी, ये जब मिलेगी तब मिलेगी, हाल फिलहाल तो आपकी रिसीव नहीं हुई। एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब क्या एंट्री बनेगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन तारीख क्या रहेगी? 31 मार्च 22, 31 मार्च 22, 31 मार्च 22। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ₹8,000, 8,000। हो गया? नरेशन लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर
ईयर एंड की एंट्री एडजस्टमेंट होती है, ईयर बिगिनिंग की रिवर्स होती है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, इस साल की अक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया गया। सोचो तो ये एंट्री एक दिन की लाइफ की होती है। अब आज 31 मार्च को करी, 1 अप्रैल को क्या होगा? तो आपने सबसे पहली एंट्री क्या करी थी वो देख लो। 10,000 वाली एंट्री क्या करी थी? तो अभी 8,000 की भी ऐसे होनी है अगले साल। यदि कोई स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे, सर ऐसा करता हूं मैं अगले साल की भी एंट्री कर लेता हूं, तो 2 एंट्री तो जो अभी करोगे रिवर्स होगी, और अगले साल का इंटरेस्ट रिसीव हुआ मान लो 2 लाख उसकी होगी, और फिर अगले साल के एंड में जो बकाया रह गया उसकी एंट्री होगी। 3 फिगर मानने पड़ेंगे। 22-23 में कितना ब्याज आया और एंड में कितना बकाया रह गया आने से और कितना एडवांस आ गया, वो 3 फिगर मानोगे, ये एंट्री अगले साल रिपीट हो जाएगी वापस। ऐसे क्वेश्चन बढ़ाया भी जा सकता है अपने लेवल पे। मैं तो मान लेता हूं सर नेक्स्ट ईयर 2 लाख का ब्याज आया, 2 ये यहां से चले गए इस साल के, और 2 अगले साल बकाया रह गए और एडवांस आ गए, वो फिगर मान लो, क्वेश्चन बन जाएगा खुद ही। चलिए अब ये 9,000 क्या है तो अगले साल का, लेकिन और ये 1.5 लाख में शामिल है, मिल गया इस साल, लेकिन इस साल कमाए नहीं हमने, कमाएंगे तो अगले साल। एडवांस में दे गया कोई ब्याज, सर ये मेरे 9,000 रुपये एडवांस में पकड़ो, ये इनकम इस साल की नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। इनकम को करना कम और लायबिलिटी में कन्वर्ट करना है। इनकम डेबिट टू लायबिलिटी, इसका मतलब इंटरेस्ट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। 31 मार्च 22, थोड़ा आदत में लाओगे ना सब हो जाएगा। वो क्या कि इस लेवल पे कभी आप लोगों ने सोचा ही नहीं ना। और 11-12 के टीचर जो है ना वो रट्टेबाजी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट, दैट इज योर इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी 9,000। नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अनअर्न्ड इनकम ऑफ करंट ईयर, इस साल की अनअर्न्ड है, नेक्स्ट ईयर की अर्न है। ये इनकम अगले साल कमाई जाएगी, आ गई पहले, और ये एक तरह से लायबिलिटी इसलिए मानते हैं, मैंने कहा ना पराई अमानत है। कल को सामने वाले से आपका आपस में डिस्प्यूट हो गया और उसने कह दिया नहीं साहब मेरे तो पैसे वापस दो, मैं आपको ब्याज एडवांस में देके गलती कर दी मैंने, आप ऐसा करो ये पैसा वापस लो, आपका ये लोन है मेरे पर वापस लो, मैं तो वापस ब्याज लूंगा, तो ब्याज वापस छीन भी सकता है आपसे। तो लायबिलिटी एक तरह से जब तक कोई इनकम कमा ली नहीं ली जाती है और पहले आ जाती है तो लायबिलिटी की शक्ल में होती है। नरेशन वही लिख दिया। अब आप सोचो ये कितनी एंट्री हो चुकी है आपकी? 2 रिवर्स, 1 करंट ईयर में रिसीव और 2 लास्ट में एडजस्टमेंट। इन 5 एंट्री का निचोड़, 5 एंट्री का नेट ऑफ, यदि आप DRCR पे भरोसा करते हो तो ये जो हम एडलेस करते हैं DRCR ही तो होते हैं। ये करंट ईयर में आपने रिसीव किए 1.5 लाख, आप देख लो क्रेडिट हुए होंगे, देख लो ये जो करंट ईयर में आपने रिसीव किए थे क्या ये क्रेडिट नहीं हुए थे? 1.5 लाख की एंट्री देखना जरा, कैश और बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट है ना। ये साल के शुरू में आपने एंट्री करी थी 10,000 की, इसमें देखो आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया होगा तो ये 10,000 रुपये DR। साल के शुरू में आपने 6,000 की एंट्री करी होगी देखो, और उसमें इंटरेस्ट को क्रेडिट किया होगा। एंड ऑफ द ईयर आपने 8,000 से भी क्रेडिट किया होगा, और एंड ऑफ द ईयर वापस देखो तो 9,000 रुपये से डेबिट किया होगा। अब जरा सोचो नेट DR और CR, ये क्रेडिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट, एक 50 और 14, एक 64, एक 64 में से 10 और 9 19 गए, एक 45 क्या रह गया आपका? ये अकाउंटेंसी है, ये मैथमेटिक्स। इनकम क्रेडिट ज्यादा होती है डेबिट कम होती है। इनकम क्रेडिट ज्यादा होती है डेबिट कम होती है। एक्सपेंस डेबिट ज्यादा होते हैं क्रेडिट कम होते हैं। इनकम का नेट बैलेंस हमेशा CR रहता है और एक्सपेंस का नेट बैलेंस डेबिट रहता है, इसलिए वो P&L में जाके डेबिट में जाते हैं। अब ये 145 को आपको P&L के क्रेडिट में भेजना है और इसको खत्म करना है। ये CR को तो करना है खत्म और उसको P&L में करना है क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? इनकम डेबिट टू P&L, यानी इंटरेस्ट डेबिट टू P&L। मार्च 22, 31 मार्च 22 एंट्री
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो नरेशन में P&L चल जाता है, लेकिन एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखा करो। ये लापरवाही मानी जाती है नहीं तो। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यस प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो आप, बीकॉम नहीं। यहाँ एग्जामिनर को तुणक आते 1 मिनट लगती है। वो ये लापरवाही ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना उसके अगेंस्ट है ये लोग। ये सर्किल कर देते हैं वहाँ, और जितना सर्किल उतने नंबर काट लेते हैं कि बच्चा शॉर्टकट में चल रहा है। कई जने बैलेंस शीट बनाते हैं B/S, एग्जाम में भी, फेयर सॉल्यूशन में भी B/S बैलेंस शीट, P&L में P&L। ये हम लोग नरेशन में चला सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म चलनी चाहिए। हम नरेशन में लिख देते हैं बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, लेकिन जनरल एंट्री में चलो अभी तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 145 145 नरेशन लिख दो being net interest income of 21-22 net interest income of 21-22 credited to P&L account और अब इस एंट्री का इम्प्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव सोचने की कोशिश करो। जैसे ही आपने एंट्री करी, आपने इंटरेस्ट को डेबिट कितने से किया 145, अभी इंटरेस्ट अकाउंट बंद हो गया। 145 का तो बैलेंस बचा हुआ था, खत्म हो गया। नॉमिनल अकाउंट की लाइफ ही तो नहीं होती ना, 1 साल ही होती है, आगे नहीं जाते हैं। ये चारों आगे जाते हैं, ये अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ये आगे जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड या सैलरी, वेजेज ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकी लाइफ 1 ईयर होती है। P&L ट्रेडिंग में जाके डंप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि करते हैं, उसके प्रतिनिधित्व के अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो अभी ये तो हो गई आपकी 6 जनरल एंट्री। अब सॉल्यूशन 3 क्या है? अब लेजर आप सोचो क्या क्या अकाउंट बनेंगे इसमें। एक तो इंटरेस्ट का अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट के अलावा अब पिछली क्लास में देखो हमने सैलरी के 3 अकाउंट बनाए थे। एक तो सैलरी अकाउंट, वो तो मेन है, और 2 उसके साथी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। और आपके सैलरी अकाउंट में एंट्रियां ज़्यादा आई थी, क्योंकि आप जो 6 एंट्री करते हो ना, 6 की 6 में सैलरी DRCR थी। तो आज आप देख लो, आपने ब्याज की एंट्री 1 2 3 4 5 6, आपका इंटरेस्ट देखो इस एंट्री में डेबिट हुआ, इस एंट्री में क्रेडिट हुआ, इस एंट्री में क्रेडिट हुआ, इसमें क्रेडिट हुआ, इसमें डेबिट हुआ, इसमें वापस डेबिट हुआ। ये 6 एंट्री, 6 की 6 में देखो इंटरेस्ट DRCR हुआ है। और बाकी ये शुरू में 2 और ये लास्ट की 2, ये दोनों में अक्रूड और अनअर्न्ड DRCR हुआ है। अकाउंट बनाने का भी तरीका होता है, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए कि सर पहले मैं तो 3 ब्लैंक अकाउंट खोलूंगा। ब्लैंक पहला अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट, 5-6 लाइन का मार्जिन छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा एंट्री उसी में आनी है। अगले 2 अकाउंट अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट। और सर अब मैं शुरू करूंगा ना तो पहले बैलेंस के बारे में सोचूंगा। इंटरेस्ट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, उसका बैलेंस नहीं होता। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट इज योर असेट टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ये आपका ये वाला 10,000। अनअर्न्ड इंटरेस्ट दैट वाज योर लायबिलिटी, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन ये 6,000। फिर इसके बाद में सर एंट्रियां करूंगा। 3 अकाउंट मैंने खोले हैं, 2 के बैलेंस होते हैं, 1 का तो बैलेंस ही नहीं होता। अब इसके बाद में 1 बाई 1 1 से 6 जनरल एंट्री की मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है। पहले मैं शुरू की 2 एंट्री करूंगा, 1 अप्रैल वाली, तो अक्रूड इंटरेस्ट ट्रांसफर होकर इंटरेस्ट में चला जाएगा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट ट्रांसफर होकर इंटरेस्ट में, ये दोनों इंटरेस्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर मैं ड्यूरिंग द ईयर की 1.5 लाख की एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट में बाई कैश एंड बैंक 21-22। फिर एंड ऑफ द ईयर की 2 एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा, और फिर वो दोनों अकाउंट अक्रूड और अनअर्न्ड को तो बैलेंस से क्लोज कर दूंगा। अक्रूड का अकाउंट में खोलूंगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन से, बंद होगा बाई बैलेंस। अनअर्न्ड इंटरेस्ट का अकाउंट खुलेगा बाई बैलेंस से, बंद होगा टू बैलेंस। उल्टे बंद होते हैं हमेशा। और इसके अलावा सर इंटरेस्ट अकाउंट की सारी एंट्री करने के बाद उसमें बचेंगे 145, इसको मैं P&L में भेज दूंगा, और ये इंटरेस्ट अकाउंट भी बंद। ये 3 अकाउंट पहले आप लोग को समझ के संभल के पूरा आधा घंटा देके ढंग से बना के लाने, स्टेप बाय स्टेप। पहले 3 अकाउंट ब्लैंक खोलोगे, इंटरेस्ट अकाउंट में करीब 5-6 लाइन का मार्जिन छोड़ोगे,
बाकी दोनों अकाउंट में 3-3 4-4 लाइन के मार्जिन में ब्लैंक खोल के डेट पर्टिकुलर अमाउंट और वाकायदा 1 अप्रैल को पहले दोनों के बैलेंस उतारोगे। अक्रूड इंटरेस्ट में 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, असेट है, अनअर्न्ड में बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेज आर ब्रोट डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेज आर कैरिड डाउन। फिर इसके बाद में 6 जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग समझ के करूंगा कि मैं कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में भेज रहा हूं और क्यों। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्लोज करके और P&L में बंद करके फिर सोचूंगा कि जो मैंने स्टेटमेंट बनाया वही तो लेजर है, जो स्टेटमेंट बनाया वही लेजर है, वही जनरल एंट्री है। ये स्टेटमेंट है, ये जनरल एंट्री है। अब आप लेजर बनाओगे तो आमने सामने आ जाएंगे। जैसे लेजर बनाओगे तो ये 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट के क्रेडिट में आएंगे, बोलो, और ये 6,000 भी उस साइड में रहेंगे और ये 8,000 भी उसी साइड में होंगे। तो ये जो 3 आइटम क्रेडिट है वो तो इंटरेस्ट के CR में रहेंगे और ये 2 जो ग्रीन वाले हैं दोनों DR, और एंड में बचा हुआ ये 1.45 है वो 2 P&L करके इंटरेस्ट अकाउंट बंद हो जाएगा। और यदि इंटरेस्ट अकाउंट की CR का टोटल ज्यादा, DR कम है, तो बची हुई नेट इनकम ही तो होगी। ऐसे समझ के करना है, पहले कोशिश करके लाओगे। यदि नहीं होगा, सर नहीं समझ में आया, तो मैं बोर्ड पे बनवाऊंगा फिर तीनों अकाउंट। और इसके अलावा बैलेंस शीट में आज हमने क्या क्या प्रेजेंटेशन किया, जरा देखना। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन और P&L का प्रेजेंटेशन क्या दिखाया P&L में। तो अब आप जो P&L बनाओगे उसमें क्या आएगा, इधर बाई इंटरेस्ट ब्रैकेट में सॉल्यूशन 1 1.45। फिर बैलेंस शीट बनाओगे तो ये हमने 2 हेड लिए थे करंट वाले, इसमें ये क्या था और ये प्रीपेड सैलरी इज योर एसेट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लायबिलिटी, अक्रूड इंटरेस्ट इज योर एंड अनअर्न्ड इंटरेस्ट। खाली नाम ही तो बदलने, फॉर्मेट तो यही बनेगा ना, फिगर बदलने। यदि समझ के करोगे, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस से, तो हो जाएगा। और यदि विश्वास तोड़ दोगे, अपने आप की भरोसा नहीं है, तो फिर क्लास में करेंगे, कल देखें करके लाओगे। और कल मैं कुछ नई चीजें लूंगा जो बिल्कुल ही अनजान हो आप उससे। अभी ये चार्ट तो फिर भी कुछ हद तक ठीक ठाक पड़े हुए होते हैं सब, फिर भी हम लोग दोबारा लेते हैं कि आपने 2 क्लास में इन्वेस्टमेंट किया, कोई बात नहीं, फॉरएवर काम आता है। कल मैं कुछ नई चीजें लूंगा ट्रायल बैलेंस को लेके, ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर की बातें, क्योंकि वो इसी से जुड़ी होगी। यदि ये चारों एडजस्टमेंट आपके अच्छे से क्लियर है तो उससे जुड़ी हुई मैं 4 बातें और लूंगा। फिर आऊंगा क्लोजिंग स्टॉक, फिर आऊंगा डेप्रिसिएशन पे, फिर आऊंगा बेड डेट प्रोविजंस पे, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉसेज के ऊपर। बहुत सारी बातें जो आपके नॉलेज में नहीं होती, जो ढंग से कभी किसी ने समझाने की कोशिश ही नहीं करी हो। बट अब आपका लेवल चेंज है, अब आप 11वीं क्लास में नहीं हो, मेच्योर, थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आ जाती है अब तक समझने में। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, चलो, ओके।